आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही संवेदनशील है। सेना से जुड़ा हुआ है, सेना के पराक्रम से जुड़ा हुआ है, सेना के शौर्य से जुड़ा हुआ है। अब इस विषय को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है जो सेना पर सवाल खड़े कर रहा है। किसी दूसरे के बयानों में सेना पर सवाल कौन खड़े कर रहा है, किसी दूसरे के बयानों में। तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अग्निवीर भर्ती पर राहुल गांधी के बयान का पलटवार किया। उन्होंने सीधे राहुल गांधी के बयान को पीड़ादायक बताया और कहा कि राहुल गांधी पहले भी सेना पर सवाल खड़े कर चुके हैं और अब अग्निवीर पर बोल रहे हैं कि उन्हें लात मारकर निकाल दिया जाएगा। देश के सैनिकों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि आखिर राहुल गांधी को सेना से इतनी नफरत क्यों है। उनके साथ यात्रा में भी वही लोग चलते हैं जो सेना का अपमान करने का काम करते हैं। सेना का अपमान राष्ट्रभक्त का अपमान है। देश कभी भी अपने सैनिकों का अपमान सहन नहीं करेगा। जनता आपसे सेना से नफरत का जवाब मांगेगी और आपको जवाब देना होगा। पीड़ादायी शब्द हैं उनके, और आप देखेंगे तो सेना का अपमान, राष्ट्रभक्तों का अपमान, ये इनके स्वभाव में है। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहने वाली कांग्रेस और उनके नेता राहुल, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, सेना पे सवाल उठाए, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाए बालाकोट के। जब चीन के बारे में बात आई तो कहा चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। फिर कहा कि चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, उल्टा बोला। और अब अग्निवीर सैनिकों को जूते मारकर निकाल देंगे। क्या राहुल बाबा और कोई शब्द नहीं मिल रहा था आपको राजनीति करने के लिए? आखिर देश के सैनिकों से राहुल जी को इतनी नफरत क्यों है, ये तो स्पष्ट करें। सेना के कारण ही आज सब हम लोग सुरक्षित हैं, सारा देश सुरक्षित है। और उनका मनोबल गिराने का काम अगर कोई करते हैं तो वो कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर जिन्होंने सेना का बलात्कारी कहा कन्हैया कुमार, वो इनके साथ चलते हैं। जो भी सेना के खिलाफ बोले वो इनके साथ में चलते हैं। तो आखिर सवाल यह है कि सेना का अपमान कौन कर रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि नरोत्तम जी तो ये कह रहे हैं कि राहुल जी ऐसा मौका ढूंढते हैं और अक्सर वे सेना के खिलाफ बयान देते हैं। आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में वे लोग शामिल हो रहे हैं ज्यादातर जो सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला था लाल लाल आंखें कब दिखाएगी कांग्रेस, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 38,000 वर्ग मीटर चाइना हिंदुस्तान में घुस आया है, तब लाल आंखें दिखा नहीं रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं मेरे पिताजी, मैं गर्व से बोल सकता हूँ मेरे पिताजी भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और मैं सेना से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरा बचपना केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हुए सेना के अंदर ही मैं बचपन से बड़ा हूँ। तो मैं बता दूं कि जब एक युवा जो अपनी पूरी जिंदगी बचपन से जब वो बड़ा होता है, यौवन जवानी में जब कदम रखता है, तो उसका एक सपना होता है सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाना और अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए 20-20, 25-25 किलोमीटर दौड़ना। दौड़ने के बाद जब वो उसका एक सपना होता है कि मैं फौज में जाऊंगा, फौज में जाके देश के लिए कुछ करूंगा। उस समय पे आप जो अग्निवीर जो आप योजना लेकर आए हैं, वो क्या है योजना? जब बच्चा जाएगा उसको 1-1.25 साल तो सिर्फ ट्रेनिंग में लग जाएंगे और 2.5 साल बाद आप उसको रिटायर करके घर बैठाल देंगे, तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा वो। अरे ये कौन सी योजना लेकर आए, मेरे को समझ में नहीं आता। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी सस्ती लोकप्रियता के लिए सीधे राहुल जी को टारगेट करते हैं। अरे कभी आप भी तो गृह मंत्री हैं,
एक चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को पूछ लेते कि 4 साल बाद युवा क्या फिर पकौड़े तलेगा क्या, या उनके लिए फिर दूसरी योजना कौन सी आप लेके आ रहे हैं। 4 साल फौज में रहने के बाद जब तक वो मैच्योर भी नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही आपने प्री मैच्योर डिलीवरी करा दी। ये कौन सा कानून लेकर आए हैं? और बात कर रहे हैं कि सेना का अपमान, कभी आप बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। आज तक के इतिहास में डोभाल जी पहले भी रहे हैं, आज तक के इतिहास में सेना का कभी भी राजनीतिकरण नहीं हुआ था। आप देखिए चुनाव आता है तब तब सेना का राजनीतिकरण हो जाता है। आज तक कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स या कॉन्फिडेंशियल कोई भी स्ट्राइक्स आज तक हुई है इतिहास में, उनको कभी उजागर नहीं किया राजनीति के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा इवेंट बना के अभिनंदन के फोटो लगा के उस तक का इवेंट बना दिया था। अरे आप लोग है ना हर चीज को इवेंट रूपी जीप बन के उसको जीना पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में 65 साल तक गोपनीयता की शपथ जो होती है वो गोपनीयता बरकरार रखी गई। फौज का कभी भी राजनीतिकरण नहीं होता, फौज का कभी भी मीडिया से कोई वास्ता नहीं होता, फौज का खुद प्रवक्ता होता है। जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब वो है ना प्रवक्ता फौज का मेजर जनरल जाके और है ना प्रेस वार्ता लेते हैं। आपने तो स्वयं प्रेस वार्ता इतनी लेके बता दिया। चलिए तो मैं इसको बड़ा संवेदनहीन मानता हूँ गृह मंत्री जी का बयान को, जो राहुल जी के लिए बात कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो आओ सामने बैठो। बाकायदा राहुल जी ने बोला है कि संघ के लोगों को बुला लो, नरेंद्र मोदी जी को बुला लो और गृह मंत्री अमित शाह जी को बुला लो, जो कि पूर्व में तड़ी पार रहे हैं। आमने सामने बैठ के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और युवाओं को बैठा लो, पूरे हिंदुस्तान के जो बेरोजगार युवा हैं 15 लाख रुपए देंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसकी बात नहीं करते हैं। और युवराज, अरे भाई युवराज आज की डेट में संत हो गया है। 3000 किलोमीटर यात्रा पूरी कर लिए 112-15 दिन। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी में और हिम्मत है अमित शाह में और हिम्मत है नरोत्तम मिश्रा में तो 20 किलोमीटर चल के दिखा दे। सफेद ऊंचों से काली मूछें करने से और तिलक लगाने से संत नहीं होते। चलिए ठीक है राजावत साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गोविंद मालू जी का रुख करते हैं। गोविंद जी, एक और अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने जो बयान दिया था वो एक नौसिखिया बयान है, सेना के पीछे ना छिपे सरकार। ये जो बयान था राहुल गांधी जी का, उस पर अमित शाह साहब ने भी किया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हमला कर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी ने तो दूसरी परिभाषा बताई कि अब किस तरह से युवराज संत बन गए हैं और किस तरह से राष्ट्र के लिए लगातार उनकी जो यात्रा है वो भी अग्रसर है। बहरहाल मालू साहब जी, गोविंद मालू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, शायद गोविंद मालू जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे गोविंद मालू जी से जुड़ने की। सिद्धार्थ जी की ओर रुख करते हैं। सिद्धार्थ जी, जाहिर सी बात है गोविंद मालू जी भी वही बात बताएंगे जो इसको अमित शाह जी ने कहा या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी आपने परिभाषा दी है और संभवतः मैंने तो किसी टीवी चैनल पर यह परिभाषा नहीं सुनी कि अब युवराज संत बन गए हैं। सिद्धार्थ जी, एक संत रूपी कार्य कर रहे हैं। आप देखिए सुबह 4 बजे। मैं इसीलिए इस बात को, आपकी बात को यूनिकनेस कह रहा हूं कि मैंने किसी टीवी चैनल पर यह परिभाषा नहीं सुनी है। शायद आपने इस परिभाषा की शुरुआत कर दी। जी देखिए, सुबह 4 बजे उठना, उठने के बाद योगा करना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाने के बाद वो बाकायदा अपने ब्लैक बेल्ट हैं वो अपने जूडो की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 6 बजे आके झंडा वंदन करके और यात्रा में निकल देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कद्दावर नेता हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, 10 किलोमीटर चल के दिखाएं राहुल जी की स्पीड पे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अगर वो चल देंगे मैं राजनीति से संन्यास ले। चलिए, मैं राजावत साहब आपके चैलेंज पर जवाब लूंगा। मालू साहब से चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक पक्ष को सुना, यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से सिद्धार्थ राजावत जी को सुना। अब हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू साहब को सुनते हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं, उनकी पार्टी का रिएक्शन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। गोविंद मालू साहब, केवल ये बात है कि राहुल जी का जो बयान सामने आता है, क्या वो बीजेपी के लिए बहुत एक कैचिंग मोमेंट हो जाता है कि चलिए इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता दे सकते हैं? क्या इस तैयारी में भी रहती है बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस के कई बयान तो इसी ओर इशारा करते हैं। कुल
एक अपोजिशन पार्टी के नेता है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, एक जिम्मेदार सांसद है, तो यदि वो कुछ कहेंगे तो कांग्रेस को अधिकृत बयान माना जाएगा। इसलिए उन पर ध्यान जाना या उस पर कहना या उस पर जनता के सामने अपनी बात रखना ये लाजिमी हो जाता है। राहुल गांधी लगातार भारत के खिलाफ विश्वमन करने वाली ताकत के साथ संगनमत क्यों होते हैं, ये भी एक विषय है। अभी जो सेना के चीफ हैं पाकिस्तान में, असीम मुनीर, वो जब IAS उसके चीफ थे वहां पर, उनकी जो CID शाखा थी, उसके जो चीफ थे पाकिस्तान की CID, उसको उनके साथ लंदन में मिले, चीन के दूतावास में गए। जब चीन का और हमारा डोकलाम के समय, तब रात को उनके यहाँ चाय पीने गए थे, क्या करने गए, भारत विरोधी ताकतों के साथ। चीनी सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए राशि भी ली, तो स्वाभाविक है कि उनको कहीं न कहीं भारत विरोधी काम करना है। और सेना का मनोबल गिराना, तो मैं समझता हूँ कोई भारतीय किसी भी दल का हो, वो ये नहीं चाहेगा कि भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता, अखंडता कहीं खतरे में आए। लेकिन अग्निवीर के बारे में जहां तक सवाल है, राहुल गांधी को ये भले ही घूम ले, वो उन्हें कितना अनुभव हो रहा है और कितनी इनको जानकारी हो रही है, इससे सिद्ध हो रहा है इनके बयान से। अग्निवीर पर कांग्रेस ने उनको उकसाया, लेकिन उसके बाद लगातार अग्निवीर में युवा उसमें भर्ती हो रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। वो एक रोजगार के साथ साथ देश सेवा का, देश की भक्ति का भी एक प्रतिमान है युवाओं में। और उसके बाद भी संभावनाएं बहुत हैं कि ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार रह जाएगा। बहुत सारी एक्स सर्विसमैन के लिए जो सुविधाएं होती है, 25% इसमें से भी लोगों को रखेंगे। कई जगह पर सिक्योरिटी के लिए जो तैनात रहते हैं लोग, उनमें भी उनको रखेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। राहुल गांधी तो ये समझते हैं कि ये कोई युवाओं को छलने का कोई उपक्रम है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी भ्रमित कर रहे हैं देश के युवाओं को। उनको इसकी तारीफ करना चाहिए, तो सुझाव देना चाहिए, उसकी बजाय सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। तो आखिर ऐसा वो क्यों करते हैं? राजनीति से परे होकर भी कई चीजें देश हित में होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। तो देश की जो भावना है वो केवल सत्ता की भावना से काम करते हैं। देश की पहले चिंता करनी चाहिए, जिसके कारण उनका पद भी बढ़ेगा, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और कांग्रेस का भी उसमें कांग्रेस को भी उसमें तवज्जो मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी पर ने जो कहा वो कांग्रेस ने कहा, ये क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा भी हैं, उनकी माँ और बेटे और बहन तीनों का कब्जा है कांग्रेस पर। तो स्वाभाविक है उस पर रिएक्शन करना और उस पर जनता को बताना कि ये क्या कर रहा है। चलिए ठीक है, तो सुन लिया आपने सिद्धार्थ जी। ये बात है कि क्या वाकई में गांधी परिवार का कब्जा है कांग्रेस पर? मतलब कब्जा शब्द को हम हमेशा अच्छे भाव में नहीं लेते हैं, कब्जा जैसा शब्द। सिद्धार्थ जी, शायद सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चलिए गोविंद मालू साहब से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम का समापन फिलहाल करेंगे। गोविंद मालू साहब, क्या आप राहुल गांधी जी को बिल्कुल भी जो आप लोग बयान देते हैं नेशनलिस्ट नहीं मानते? क्योंकि जिस तरह के बयान आप लोग के आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कौन से वो तत्व शामिल होते हैं, अब मैं कहना नहीं चाहता दोबारा से, लेकिन आप लोग तो इसी तरह के बयान दे रहे हैं कमोबेश। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ने वाले लोग साथ में हैं, ये खुल के हम बोल रहे हैं, इसमें दबी छुपी कोई बात नहीं है।
भारत जोड़ो यात्रा में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले लोग आपके खास बने हुए घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसका एजेंडा क्या है आपका, आप क्या चाहते हैं? भारत को पहले टूटा कैसे? भारत की अखंडता को खंडित किसने किया? महत्वपूर्ण बात ये है। इसलिए हम, आप ईमानदारी से नहीं, पहले आप कह रहे थे ये राजनीतिक यात्रा है, अब आपको कहते हैं कि उसको आप जहां जाते हैं वहां कांग्रेस के झंडे लहराते हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग ही आते हैं, कांग्रेस के युवा लोग आते हैं, कांग्रेस के जो पुराने लोग आते हैं क्योंकि मालिक आ रहे हैं। तो आप कहते चाहें, करते चाहें, और आप में राष्ट्रीयता का भाव जागरण क्यों नहीं हो पाता? आप बार बार इंग्लैंड जाते हैं, इटली जाते हैं। कुल मिलाकर इसलिए हमें कहना पड़ता है, इनकी दादी ने भारत के लिए काफी कुछ किया, इनके नाना ने किया, लेकिन ये आज किससे प्रेरित होकर क्या काम कर रहे हैं, ये इसलिए हमें बोलना पड़ता है जी। पहले भारत का सोचें, उसके बाद काम करें। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जो बयान सामने आते हैं वो देश के समर्थन में नहीं होते, सेना के समर्थन में नहीं होते, इसलिए बीजेपी को बोलना पड़ रहा है। मालू साहब तो यही कह रहे हैं। सुनील जी, देश को जोड़ना, देश की बात करना भारतीय जनता पार्टी के मुख से अच्छी बात नहीं लगती बिल्कुल भी। जिन्होंने 1937 में मुस्लिम लीग के संग मिलकर सरकार बनाई हो, जिन्होंने 6 बार माफी मांगी हो और लिखित दिया है कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे और युवाओं को हम आंदोलन से रोकेंगे, तो इनके मुंह से देशभक्ति अच्छी नहीं लगती। और ये अमेरिका और इटली की बात करते हैं। इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिन बुलाए नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने गए थे, आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए। आज तक भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बता दे, कांग्रेस पार्टी का 65 साल में कोई भी प्रधानमंत्री बिना इनविटेशन के पाकिस्तान गया हो। मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे यूपीए की गवर्नमेंट, हम लोग कभी पाकिस्तान नहीं गए और हमने हमेशा बात करी है तो चौड़े होके बात की है, आमने सामने बात की है। 36,000 किलो वर्ग मीटर जो चाइना घुस गया उस पर कभी लाल आंखें दिखाई 56 इंच के सीने ने? बातें करते हैं देशभक्ति की। अरे इनसे बड़ा गद्दार पार्टी कोई नहीं है जो ने गद्दारों का साथ दिया हो। हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे, उसकी है ना जय जयकार और मालार्पण करते हैं, उसकी जयंती मनाते हैं। आप देखिए अभी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या बयान दिया था, कभी प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें, ये उसको दंडित क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ पटेरिया जी ने बयान दिया था, हमने तुरंत कार्रवाई की। आज तक इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर? देशद्रोही है वो, जिन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे को शहीद का दर्जा देने की बात करी है। चलिए ठीक है, आपने प्रज्ञा जी की तरफ आप अपने इस चर्चा को लेकर गए हैं। मालू साहब से एक अंतिम प्रतिक्रिया हम लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम का समापन। गोविंद मालू साहब, मुझे ये बार बार कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितनी अनर्गल बातें करते हैं। अब ये बताइए, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, समझते हैं कि नए युवाओं को हम हमारी बात से भ्रमित कर देंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। अरे 1937 में तो जनसंघ का उदय ही नहीं हुआ था, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी, कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक आंदोलन था जिसने जगह जगह सरकारें बनाई। कोई दूसरा दल नहीं था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इसके अलावा कोई नहीं था। जब कांग्रेस से अलग हुए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब अलग क्यों हुए? क्योंकि जिस ढंग से गांधी जी ने भी अपनी बात कही थी, गांधी जी ने भी कहा था, और उसके बाद नेहरू जी ने जिस ढंग से शेख अब्दुल्ला को सौंपी कमान, बार बार डॉक्टर मुखर्जी के विरोध के बाद, और उनको कश्मीर सौंप दिया, कबायली घुस गए वहां, उसके बाद आखिरकार उनको जेल में डालना पड़ा इसी बिना पर, कश्मीर के मुद्दे पर ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हुए। इनको पता ही नहीं, इतिहास ही नहीं पता, अब ये कह रहे हैं कि वो ऐसा किया। सब सारी बातें अनर्गल, ये भ्रम फैलाने की जो मशीन कांग्रेस की है, ये इनको कहें कि अब नई पीढ़ी जो है वो सब जानती है, वो सब चलिए तो माना यही जाए। मालू साहब, राजावत साहब की प्रतिक्रियाएं बहुत ही विस्तृत हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया।
अपनी पार्टी की बात रखी, तो क्या वाकई में सेना के ऊपर कोई सवाल खड़े कर रहा है, सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर? आपने दोनों ही नेताओं को सुनकर इतना तो समझ लिया होगा कि सेना का सम्मान दोनों ही पार्टियों के लिए कितना अहम है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल खड़े होना कहीं ना कहीं किसी दूसरी ओर इशारा करते हैं।